सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल. समटाइम्स इस एक्सेप्टेंस जो वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है. प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस काइंड डज नॉट ऑर्डिनरीली बाइंड आइदर पार्टी अंटिल द फाइनल अप्रूवल इज गिवन. इसका मतलब ये कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है, मतलब कोई कंडीशन के साथ है. फाइनल ऑफर का वेट हो रहा है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं है. वो बोलेगा कि आई विल टेल यू इन सम डेज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो वो लोग हमारा जो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट करते हैं. मतलब उसमें कुछ कंडीशन होती है कि आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपने दे दिया तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा. एज ऑफ नाउ इट इज़ प्रोविजनल एक्सेप्टेड. तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस कि फाइनल अप्रूवल इज पेंडिंग, तो ऐसे भी कोई एक्सेप्टेंस होते हैं. प्रोविजनल और टेंटेटिव अरेंजमेंट्स का एक एग्जाम्पल है. इन केस ऑफ विन वर्सेस बुल, द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर लीज subject to preparation and approval of a formal contract. When the final draft was prepared, the parties could not agree on its terms. तो इनिशियली उन्होंने एग्रीमेंट बनाया लीज के लिए एंड फिर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाया. जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस उन्होंने पढ़ी तो आइदर पार्टी या दोनों पार्टीज ने डू नॉट एग्री ऑन द टर्म्स. तो होल्डिंग दैट देयर was no contract as agreement was subject to the terms being approved and terms were not approved. तो ये प्रोविजनल था, ये टेंटेटिव अरेंजमेंट थी. मतलब फॉर द टाइमिंग टेंटेटिव था, इट वॉज नॉट फिक्स्ड कि होगा ही. इट वॉज प्रोविजनल कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई दोनों पार्टीज़ को तो वो एग्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. नाउ मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड. हमने ऑलरेडी देखा कि मियरली मन में आपने सोच लिया कि चलो एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट नहीं होगा. इट हैज़ टू बी ओवर्ट, OVERT. ओवर्ट मतलब शोन ओपनली, छुपा के नहीं, नॉट सीक्रेटली, नॉट हिडनली. अगर ऐसे आपने एक्सप्रेस किया है तो ही, वो किसी भी तरीके में हो सकता है, रिटन, वर्बली, मेल, जो भी कोई कम्युनिकेशन है. इट शुड नॉट बी मेंटली, वो हमने ऑलरेडी किया. नाउ लैप्स ऑफ ऑफर. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्सेस. अभी दो चीज़ें हैं, एक है लैप्स ऑफ ऑफर, एक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर. अब लैप्स ऑफ ऑफर जो है वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस. इसमें क्या रीजंस होंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एग्जांपल था कि मैंने मेरे क्लाइंट को भेजा है, मेल भेजा है कि आई विल बी प्रोवाइडिंग सो एंड सो सर्विसेज, बट ये जो सर्विसेज है और उसके लिए ये चार्जेस होंगे, लेकिन ये जो ऑफ़र है, ये जो चार्जेस है हमारे, अभी जितना भी परसेंटेज चार्जेस हैं या जितना भी अमाउंट है, दिस विल बी वैलिड टिल 31 दिसंबर. अगर तब तक आपने किया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ऑफ़र लैप्स हो जाएगा. ये मैं लिख नहीं रही हूँ लैप्स हो जाएगा, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये जो ऑफ़र है वैलिड टिल 31 दिसंबर. तो इसका मतलब क्या है कि लैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा ऑन रीज़न लाइक पैसेज ऑफ टाइम. इस केस में कि 31 दिसंबर हो जाएगा, उसके बाद वो क्लाइंट बोलेगा इस यही सेम फीस में आप करके दो, तो वी कैन नॉट डू बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम हैज़ पास्ड. सेकेंड, फेलियर ऑफ अ कंडीशन. कोई कंडीशन है जो एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, मतलब वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी ही डिज़ोल्व हो गई, जिस कंपनी को मैंने मेल लिखा था वो कंपनी डिज़ोल्व हो गई, या फिर उस कंपनी का जिस बंदे का मुझे डॉक्यूमेंट बनाना था वो बंदा ही कहीं फॉरेन चला गया. तो ऐसे केस में क्या हुआ? ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो गया, लैप्स हो गया. जहाँ ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाता है ऑफर का तो वो लैप्स हो जाता है. एंड रिजेक्शन हो सकता है कि उन लोगों ने रिजेक्ट कर लिया आफ्टर सम टाइम, तो फिर वो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो गया. या फिर डेथ और इंसेनिटी. जिस बंदे को मैंने मेल लिखा था, जिस बंदे के लिए था वो ऑफ़र, वो खुद ही उसका डेथ हो गया. या फिर इंसैनिटी मतलब साउंड माइंड नहीं हो, जिसका रैशनल नहीं हो, जो दिमाग से सही नहीं हो, जो इनसेन हो, तो इंसैनिटी हो गई उसको या डेथ हो गई. तो ऐसे केसेस में ऑटोमेटिक टर्मिनेशन होगा. नाउ लैप्स ऑफ ऑफर इज एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्सेस. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि
ऑफर लैप्स होने के पहले एक्सेप्ट आपने किया तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है. अब हमारे केस में अगर मेरे क्लाइंट को मैंने बोला है कि 31 दिसंबर के पहले अगर आपने मुझे मेल लिख के ओके बोला है तो ही ये ऑफ़र वैलिड है. ऑफ़र वैलिड है मतलब ऐसे नहीं लिखूंगी मैं ऑफ़र वैलिड है, मैं लिखूंगी कि प्लीज़ रिवर्ट बाय मेल सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्क, ऐसा कुछ भी मैंने लिखा. तो उन्होंने मेल पे लिख लिया मुझे ओके. तो ये 31 दिसंबर के पहले लिखा. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स. ऑफर लैप्स के पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कम्युनिकेशन वैसे होना चाहिए जैसे मैंने बोला है कि रिवर्ट वाया मेल. तो एन ऑफर लैप्सेस इन सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडेड फॉर एज पर द सेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवोकेशन. अब रिवोकेशन और लैप्स में क्या फ़र्क है? लैप्स इज ऑटोमेटिक टर्मिनेशन. रिवोकेशन इज एक्टिव विड्रॉवल ऑफ ऑफर बाय ऑफरर बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड. मैंने खुद ही उस ऑफ़र को वापस ले लिया. मैंने अगर कोई घर बेचने रखा है कि घर बेचने रखा है एंड ऑल, ऐड दे दिया, सब कर लिया, बट मुझे अभी 2 दिन बाद मुझे लगा कि मुझे नहीं बेचना है, आई शुड नॉट. तो मैंने क्या किया, वो ऑफ़र को कोई एक्सेप्ट करे, कोई उसके बारे में बात करे या नेगोशिएशन भी चल रही हो पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो ऑफ़र, तो एक्सेप्ट होने के पहले मैंने विड्रॉ कर लिया, अभी मुझे घर नहीं बेचना है, तो दैट इज़ रिवोकेशन. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लैप्स एंड रिवोकेशन. लैप्स में ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ दिस थिंग और रिवोकेशन में एक्टिव विड्रॉवल ऑफ ऑफर बाय ऑफरर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड. नाउ रिवोकेशन कैसे होगा? द प्रपोजल इज रिवोक्ड. उसके कैसे रिवोक होगा? एक तो बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजल टू अदर पार्टी. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई घर बेचने रखा है और जिस बंदे ने मुझे ऑफ़र दिया था कि आप मुझे सो एंड सो अमाउंट में ये घर दे दो, तो अब अगर मैं रिवोक करना चाहती हूँ, उस ऑफ़र को रिवोकेशन करना चाहती हूँ, विड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं उनको कम्युनिकेट करूँगी कि रिवोकेशन का अदर पार्टी को, प्रपोजर से होना चाहिए टू अदर पार्टी. सेकेंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब इन सच प्रपोजल फॉर इस एक्सेप्टेंस. ऐसा भी हो सकता है कि मैंने रिवोक किया. अब हमारा जो केस था जिसमें मैंने क्लाइंट को बोला था कि 31 दिसंबर के पहले आपको ये जो है अगर आप करेंगे तो ये सो एंड सो फीस होगी. अब अगर मुझे क्लाइंट को बताना है 1 जनवरी को, मैं उनको मेल लिखूंगी कि ये ऑफ़र रिवोक हो गया है, मतलब मैंने खुद ही विड्रॉ किया है बिकॉज लैप्स ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि जो टाइम लिमिट थी वो पूरी हो गई. तो ये एक सेकंड कंडीशन हो सकती है. तीसरा, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस. मतलब उसने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, एक्सेप्टर ने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, जिसकी वजह से मैंने जो है वो विड्रॉ कर लिया, मैंने जो है वो रिवोक कर लिया, मैंने खुद ही कैंसिल कर लिया. से फॉर एग्जांपल घर का केस अगर हम देखें कि अगर मुझे वो घर ये था, कंडीशन थी कि मुझे बेचना है, बट मुझे पता चला कि वो बंदा जो है ही इज़ इनटू सम इलीगल बिजनेस या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो ये मेरी पहले से ही कंडीशन थी कि मुझे जिसको घर बेचना है वो एक प्रॉपर फैमिली होनी चाहिए. अगर वो कोई इलीगल काम कर रहा है तो मुझे उसको घर नहीं बेचना है, तो मैं उसको ऑफ़र को रिवोक करूँगी. कंडीशन क्या होगी? फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन. जो मेरी कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही है. एंड लास्ट, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ अ प्रपोजर. तो या फिर डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, तो इन केसेस में तो ऑब्वियसली ऑफर स्टैंड्स टू बी विड्रॉड. मतलब अगर मेरी ही डेथ हो गई तो फिर उसको पूरा ही कौन करेगा? तो इट इज़ अ एक्टिव विड्रॉवल बोल सकते हैं, उसको रिवोकेशन बोल सकते हैं. एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड at any time before the communication of acceptance is complete. मतलब अगर उसने एक्सेप्ट किया है और मुझे बताने ही वाला था या बताया या लेटर लिख के बोलने ही वाला था, पर मुझ तक अभी वो नहीं पहुंचा है, मतलब जब तक एक्सेप्टेंस की जानकारी मुझे नहीं है तब तक मैं उसे रिवोक कर सकती हूँ. So, an acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. So, revocation is withdrawal before the expiry of the fixed period. This completes the chapter